नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के अध्यक्ष क्लास नॉट ने 20 फरवरी को कहा कि कई मौजूदा स्टेबल कॉइन्स जैसे ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटर्स द्वारा जल्द निर्धारित की जाने वाली हाई लेवल सिफारिशों को पूरा नहीं करेंगे। क्लास नॉट ने G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों को लिखे एक लेटर में कहा कि FSB की अपकमिंग गाइडेंस का टारगेट स्टेबल कॉइन गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स, रिडेम्पशन राइट्स और स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म को मजबूत करना है। 20 फरवरी को पब्लिश हुए 2023 के इसके अपने वर्क प्लान के अनुसार FSB जुलाई तक क्रिप्टो और स्टेबल कॉइन्स को रेगुलेट करने के लिए अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है। स्टेबल कॉइन्स ऐसी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो बाकी एसेट्स जैसे US डॉलर्स या यूरो के वैल्यू से आंकी जाती हैं। नॉट ने अपने लेटर में कहा कि कई मौजूदा स्टेबल कॉइन्स पेमेंट्स या सिक्योरिटी स्टैंडर्ड सेटर्स द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं करेंगे। पिछले हफ्ते FSB ने कहा कि ये बाकी दूसरी स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज के साथ काम करेगा ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को कैसे रेगुलेट किया जाना चाहिए। ये क्रिप्टो से जुड़े रेगुलेटरी इश्यूज पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ एक पेपर की भी योजना बना रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। युगा लैब्स के डेब्यू गेम डुकी डैश में टॉप प्राइज जीतने वाले गेमिंग स्ट्रीमर ने NFT को OpenSea पर 2222 ETH या लगभग $3.7 मिलियन में सेल के लिए रखा है। डेडिकेटेड JPEG कलेक्टर्स के पास की को स्नैप करने के लिए 16 मार्च तक का समय है, जो करंटली बोर्ड एप यॉट क्लब और क्रिप्टोपंक्स पेरेंट कंपनी द्वारा निर्धारित टोकन गेटेड मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। OpenSea पर टॉप ऑफर्स करंटली 222 ETH पर प्रस्तावित मूल्य का 10% है। 3 हफ्तों के लिए जिन यूजर्स के पास बोर्ड एप्स की सीवर पास NFT थी, वो हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर प्राप्त करने के प्रयास में डुकी डैश वीडियो गेम खेलने में सक्षम थे। कुछ सीवर पास होल्डर्स ने बेहतर स्कोर हासिल करने के प्रयास में अपनी ओर से खेलने के लिए ज्यादा एक्सपीरियंस्ड गेमर्स को काम पर रखा है। अगर ये की सजेस्टेड प्राइस टैग पर बिकती हैं तो इसका मतलब होगा कि बायर्स ने पिछले साल मार्केट की ऊंचाई पर बेचे गए सबसे एक्सपेंसिव बोर्ड एप के दुगने से ज्यादा का भुगतान किया, जिसकी कीमत $1.6 मिलियन थी। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। ब्लॉकचेन पर सबसे पहला माफिया मेटावर्स सिनवर्स ने अपने तेजी से बढ़ते कम्युनिटी के गेमिंग एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए आज प्रमुख डेवलपमेंट्स की घोषणा की। गेम के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर कॉन्स्टेंटाइन एन ने कहा कि ये डेवलपमेंट्स गेमिंग इंडस्ट्री में लीडिंग मेटावर्स बनने के लिए सिनवर्स के लिए महत्वपूर्ण है। डेवलपमेंट का अगला फेज मेटामास्क इंटीग्रेशन के साथ एक पब्लिक मार्केटप्लेस पेश करेगा, जिससे प्लेयर्स को डिजिटल सिन कॉइन्स का इस्तेमाल करके इन गेम आइटम्स खरीदने और बेचने की अनुमति मिलेगी। इसके अलावा जिन प्लेयर्स के पास लैंड है और जिनके पास बिजनेस लाइसेंस है, वे स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स में हेम्प फार्म्स और कॉफी शॉप्स का निर्माण करने में सक्षम होंगे, जिससे एक एंगेजिंग और इमर्सिव एक्सपीरियंस होगा। टीम गेम की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को बेहतर बनाने के साथ साथ डेली एक्टिविटीज और टूर्नामेंट्स को शुरू करने के लिए भी काम कर रही है। सिनवर्स का एंड्रॉयड मोबाइल वर्जन प्लेयर्स की वाइडर रेंज तक एक्सेस और यूटिलिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि वे अब चलते फिरते गेम का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा सिनवर्स एक अवतार क्रिएशन टूल, मार्केटप्लेस में ट्रेडिंग के लिए, लैंड इंटीग्रेशन और लैंड ओनर्स के लिए और ज़्यादा बिल्डिंग टूल्स पेश कर रहा है। इन डेवलपमेंट्स के साथ सिनवर्स का एम ब्लॉकचेन पर गेमिंग के लिए एक नया स्टैंडर्ड स्थापित करना है। प्लेयर्स एक सीमलेस गेमिंग एक्सपीरियंस की आशा कर सकते हैं, जिसमें क्रिप्टो करेंसी, इन गेम एसेट्स और NFTs शामिल है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हांगकांग के सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर्स कमीशन ने सोमवार को वर्चुअल एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए अपने प्रपोज्ड रूल्स को पब्लिश करते हुए पब्लिक कमेंट की मांग की है। एक आधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए लाइसेंसिंग रूल्स सेट करने के अलावा रेगुलेटर इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि लाइसेंस हासिल कर चुके प्लेटफॉर्म को रिटेल इन्वेस्टर्स को सर्व करने की अनुमति दी जाए या नहीं, और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मेजर्स के तहत इन सर्विसेज की पेशकश की जानी चाहिए या नहीं। नोटिस में कहा गया है कि नए नियमों के तहत सभी क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स लाइसेंस के लिए अप्लाई करने की योजना बना रहे हैं, और जिसमें प्री एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं।
नए रजीम की तैयारी के लिए अपने सिस्टम और कंट्रोल की समीक्षा और संशोधन करना शुरू करना चाहिए। इसमें आगे ये भी कहा गया है कि जिन लोगों की लाइसेंस के लिए अप्लाई करने की योजना नहीं है, उन्हें हांगकांग में अपने कारोबार को व्यवस्थित रूप से बंद करने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हांगकांग भी इस साल जून से शुरू होने वाले स्टेबल कॉइन को रेगुलेट करने की योजना बना रहा है। इसके लिए कंसल्टेशन 31 मार्च तक खुले हैं, जबकि नई लाइसेंसिंग रजीम 1 जून से लागू होने वाली है। ओवर टू यू संदीप। क्रिप्टो स्कैम रेवेन्यू 2022 में अपवर्ड ट्रेंड में शुरू हुआ था, लेकिन टेरा इकोसिस्टम के कोलैप्स के बाद बेयर मार्केट की शुरुआत में मई में तेजी से नीचे आया। इसने साल के अंत तक नीचे की गति को बनाए रखा। 2021 में $10.9 बिलियन के रिकॉर्ड से क्रिप्टो स्कैम रेवेन्यू गिरकर $5.9 बिलियन हो गया। हिस्ट के कई टाइप्स और बिटकॉइन के प्राइस मूवमेंट के बीच संबंध के कारण विक्टिम्स अपने फंड्स को खर्च करने के लिए अनिच्छुक थे, क्योंकि एसेट में और गिरावट आई थी। विशेष रूप से 2022 में ज्यादातर स्कैम्स इन्वेस्टमेंट टाइप के थे और एक कैटेगरी के रूप में ओवरऑल डिक्लाइन के बावजूद उन्होंने पिछले साल सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया। दूसरी ओर एक कैटेगरी के रूप में ओवरऑल रेवेन्यू कम होने के बावजूद रोमांस स्कैम्स ने अलग रेवेन्यू पैटर्न का पालन करना जारी रखा, जिसमें कोई गिरावट नहीं देखी गई। ब्लॉकचेन एनालिटिक फर्म ने यह भी पाया कि ज्यादातर घोटाले इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स द्वारा कंट्रोल किए गए प्रतीत होते हैं। स्टडी में दूसरे इलिसिट एड्रेसेस से बड़ी मात्रा में अमाउंट्स प्राप्त करने वाले स्कैम्स के पैटर्न को आउटलाइन किया गया है, जो एंटिटीज के बीच एक कड़ी का संकेत देता है। विशेष रूप से 200 से ज्यादा फ्रॉडलेंट वेबसाइट्स में कुछ कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन यानी CFTC सैंक्शन एंटिटीज से संबंधित समान जानकारी थी। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी Web3 से जुड़ी सभी खबरों को लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV।